हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। बच्चों, मैकेनिक्स में हमने बहुत से पार्टिकल्स के मोशन को डिस्कस किया है, जैसे 1D है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, सर्कुलर मोशन है। उसी तरह से नेचर में बहुत ही कॉमनली पाया जाने वाला एक मोशन है ऑसिलेटरी मोशन। कई पार्टिकल ऐसे होते हैं नेचर में जो ऑसिलेशन परफॉर्म करते हैं, तो उस ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करते हुए पार्टिकल का जो मोशन है उसकी स्टडी करने के लिए हम इसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ते हैं बच्चों। यानी यहां पर भी हमें एक पार्टिकल के मोशन को ही डिस्कस करना है जो क्या परफॉर्म कर रहा होगा, ऑसिलेटरी मोशन। अच्छा, अभी हम समझेंगे आगे कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है और एसएचएम क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज हैं। ठीक। अच्छा बच्चों, ये जो टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन अपने आप में जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो ये है ही, साथ में सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो बहुत से और टॉपिक में इसके कॉन्सेप्ट काम आते हैं, जैसे वेव ऑप्टिक्स, जैसे आपकी मैकेनिकल वेव, स्ट्रिंग वाली वेव हो चाहे साउंड वेव हो, इसी तरह से अल्टरनेटिंग करंट। तो यहां पर आप इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें, क्योंकि इसके जो कॉन्सेप्ट होंगे वो अकेले इसी टॉपिक में काम नहीं आएंगे बच्चों, ये आपके आने वाले बहुत सारे टॉपिक्स में भी काम आएंगे। मैकेनिकल वेव पढ़ते समय कई बार आपको ऐसा लगेगा कि हम एसएचएम ही पढ़ रहे हैं, यानी ये इतना ज्यादा इन्वॉल्व है उस टॉपिक के अंदर भी। ठीक, तो इस पूरे टॉपिक में बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं उसको पहले एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन यहां पढ़ेंगे कि कितने टाइप के मोशन होते हैं, जैसे पीरियोडिक क्या होता है, ऑसिलेटरी क्या होता है, क्या डिफरेंस इनमें होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहते हैं, क्योंकि हर किसी ऑसिलेटरी मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक नहीं कहते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक पर्टिकुलर मोशन है जिसका हमें डिस्कशन करना है। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो उसके साथ कितनी एनर्जी एसोसिएटेड है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, मैकेनिकल एनर्जी कितनी है। इसके बाद बच्चों अपन देखेंगे एक बहुत ही कॉमन जो जर्नल हमारा केस होता है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो है वो किस तरह से ऑसिलेट करता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आगे है 5th नंबर पे सिंपल पेंडुलम। बच्चों, ऑसिलेशन दो तरह के होते हैं, एक लीनियर और एक एंगुलर। तो लीनियर जो ऑसिलेशन होता है उसको डिस्कस करने के लिए हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को यूज करते हैं, और जो एंगुलर ऑसिलेशन होता है उसको डिस्कस करने के हम सिंपल पेंडुलम को यूज करेंगे। तो सिंपल पेंडुलम बेसिकली एक एग्जांपल है जिसमें हम एंगुलर ऑसिलेशन को समझेंगे। इसके बाद बच्चों फाइनली हम देखेंगे कि जब हम एसएचएम पढ़ते हैं, कॉपी के अंदर जब अपन पढ़ते हैं, थ्योरी के अंदर जब हम पढ़ते हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि एसएचएम करते हुए पार्टिकल की टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व। मगर आगे हम देखेंगे कि रूटीन लाइफ में अगर आप किसी भी बॉडी को ऑसिलेट कराएंगे तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रह सकती है। जैसे अगर हम एक सिंपल पेंडुलम को साइड में ले जाके छोड़ दें इस रूम के अंदर ही, तो क्या होगा कि जब वो बॉल मूव करेगी, तो जैसे जैसे वो बॉल मूव करेगी तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा बच्चों, मैकेनिकल एनर्जी में उसके लॉस होगा, और धीरे 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 वो बॉल थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो ऑसिलेशन आइडियल कब होता है, नॉन आइडियल यानी रेजिस्टिव फोर्सेस के साथ ऑसिलेशन कब होता है, उसको डिस्कस हम करेंगे सबसे लास्ट वाले पॉइंट में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ ऑसिलेशन, डैम्ड ऑसिलेशन क्या होता है, फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होता है, ये सब अपन इसमें डिस्कस करेंगे। तो आओ बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है हमारी वो है पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन बच्चों किसको कहेंगे, तो पीरियोडिक मोशन जो है ऐसा कोई भी मोशन जो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को क्या करता हो, रिपीट करता हो। कोई भी ऐसा काम जो फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को क्या करे, रिपीट करे। तो वो जो फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीटेशन अगर हो रहा है तो हम कहेंगे कि उस टाइप का मोशन कैसा है, पीरियोडिक मोशन। अच्छा बच्चों, पीरियोडिक मोशन होने के लिए फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीटेशन होना चाहिए उसी मोशन का जो पहले आया था। ऐसा नहीं है कि एक टाइम इंटरवल में तो आपने कोई और मोशन परफॉर्म किया और दूसरे टाइम इंटरवल में आपने कोई दूसरा मोशन परफॉर्म किया तो फिर हम उसको पीरियोडिक नहीं कहेंगे। मतलब एग्जैक्ट वही रिपीट होना चाहिए जो पहले रिपीट हो चुका है फिक्स टाइम इंटरवल के बाद। ठीक, द कांस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच द मोशन इज रिपीट इटसेल्फ इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड हम समझ सकते हैं, जितनी देर के बाद रिपीट होगा उसी को हम टाइम पीरियड कह देंगे। ठीक, इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं, जैसे मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, इसी तरह से मोशन ऑफ द पेंडुलम ऑफ द वॉल क्लॉक, सिंपल पेंडुलम भी इसका एग्जांपल है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम भी इसका एग्जांपल है, और यहां पर हम चाहें तो एक एग्जांपल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का भी ले सकते हैं बच्चों। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि एक पार्टिकल जो होगा वो एक कांस्टेंट स्पीड माना v से r रेडियस के सर्कल में क्या कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा। तो मान लेते हैं कि हमारा पार्टिकल t इक्वल्स टू 0 पे यहां से चलना शुरू करता है, तो क्या ऐसा कहा जाए कि एक पूरा चक्कर काटने के बाद वो थोड़ी देर बाद यहां पर फिर आ जाएगा। उसके बाद क्या करेगा बच्चों, इसी पाथ को दोबारा से दोहरा देगा और फिक्स टाइम इंटरवल के बाद फिर से रिपीटेशन करना शुरू कर देगा। यानी फिक्स टाइम इंटरवल के बाद ये बार बार अपने मोशन को, अपने पाथ को क्या करेगा,
दोबारा से रिट्रेस करेगा, दोबारा से उसी को फॉलो करेगा। तो यहां पर ये जो एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है पीरियोडिक मोशन का। अच्छा, यहां अगर हम बात करें टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड हम यहां समझ सकते हैं कि यहां से अगर हम पार्टिकल को स्टार्ट माने तो एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा वही क्या हो जाएगा बच्चों, टाइम पीरियड, क्योंकि उसके बाद रिपीटेशन होगा। तो यहां पे अगर हम टाइम पीरियड देखना चाहें तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा सर्कुलर मोशन का, 2πr डिवाइडेड बाय v। तो ये बच्चों टाइम पीरियड हो गया हमारे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, जो कि एक एग्जांपल है पीरियोडिक मोशन का। तो पीरियोडिक मोशन बच्चों वो सारे मोशन होते हैं जो फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपने पाथ को क्या कर दें, रिपीट कर दें। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट बच्चों है ऑसिलेटरी मोशन। अब ये ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? तो ऑसिलेटरी जो मोशन है उसकी सबसे सिंपल डेफिनेशन है, कोई भी पार्टिकल अगर किसी मीन पोजीशन का मतलब है फिक्स पॉइंट जहां पर नेट फोर्स क्या हो जाता है, वो जीरो। अगर कोई भी पार्टिकल मीन पोजीशन के इर्द गिर्द आगे पीछे इस तरह से मोशन परफॉर्म करे, मीन पोजीशन बीच में होनी चाहिए और पार्टिकल मीन पोजीशन के इर्द गिर्द आगे पीछे इस तरह से मोशन परफॉर्म करे, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करे, तो कोई भी पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता है अबाउट ए फिक्स पॉइंट, दैट फिक्स पॉइंट इज नोन एज मीन पोजीशन, तो हम कहेंगे कि वो जो टू एंड फ्रो मोशन है वही क्या है, ऑसिलेटरी मोशन। यानी ऑसिलेटरी मोशन एक तरह से टू एंड फ्रो मोशन है किसी भी पार्टिकल का अबाउट ए फिक्स पॉइंट। तो यहां पर बच्चों लिखा हुआ है द मोशन ऑफ बॉडी इज सेड टू बी ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन इफ इट मूव्स बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो अबाउट ए फिक्स पॉइंट आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, यानी फिक्स टाइम इंटरवल के बाद टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म होना चाहिए। द फिक्स पॉइंट अबाउट विच द बॉडी ऑसिलेट इज कॉल्ड मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन बच्चों वो होती है जिस पोजीशन पे फॉर ए मोमेंट फोर्स नेट ऑन द पार्टिकल क्या हो जाता है, जीरो, उसी को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन। इसके एग्जांपल अगर हम देखें तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है। इसी तरह से सिंपल पेंडुलम जो है वो भी टू एंड फ्रो मोशन ही होता है अबाउट मीन पोजीशन। तो सिंपल पेंडुलम या स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो है वो इसके बेस्ट एग्जांपल है। अब बच्चों यहां पर हम पहले यह समझना चाहते हैं कि जो ऑसिलेटरी मोशन है, अच्छा पहले अपन लीनियर ऑसिलेटरी मोशन की बात कर रहे हैं, जो ऑसिलेटरी मोशन है उस ऑसिलेटरी मोशन को परफॉर्म कौन करवाता है, ऐसा कौन सा फोर्स है जो ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कराएगा। जैसे हमने सर्कुलर मोशन बच्चों पढ़ा हुआ है, तो सर्कुलर मोशन में हमें मालूम है कि सर्कुलर मोशन में सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो रेस्पॉन्सिबल होता है पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे बनाए रखने के लिए या सर्कुलर मोशन के लिए। उसी तरह से अगर कोई बॉडी ऑसिलेटरी मोशन बच्चों परफॉर्म कर रही है तो ये कंफर्म है कि कोई ना कोई फोर्स ऐसा जरूर होगा जो इस ऑसिलेटरी मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। वो कौन सा फोर्स होगा, उसका क्या नाम है, उसको समझने के लिए मैं यहां पर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का एग्जांपल लेने जा रहा हूं। तो मान लेते हैं बच्चों कि एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इसके ऊपर एक आइडियल स्प्रिंग से जुड़ा हुआ ब्लॉक रखा हुआ है। मान लीजिए ये ब्लॉक रखा हुआ, माना बच्चों ये जो जगह है यहां पर हमारी स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर है और हमें मालूम है कि स्प्रिंग अगर नेचुरल लेंथ पर है तो यहां हमारे ब्लॉक पे लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। और जिस जगह पर नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक जीरो होता है उस जगह को ही बच्चों क्या बोला जाता है, मीन पोजीशन। यानी एक तरह से इस ब्लॉक का मीन पोजीशन यही है जो नेचुरल लेंथ है। अब ये ऑसिलेट किस तरह से करेगा, इसको समझने के लिए, इसको ऑसिलेट कराने के लिए मान लीजिए कि हमने इस ब्लॉक को क्या किया, यहां से पकड़ा, थोड़ा सा इसको खींचा, तो जैसे आप इसको खींचेंगे तो स्प्रिंग क्या हो जाएगी, इलोंगेट, और थोड़ा सा खींचने के बाद हमने इस ब्लॉक को यहां रखकर रिलीज कर दिया। इसके बाद ये ब्लॉक जिस तरह से मोशन परफॉर्म करेगा उसको हम एक मिनट के लिए समझना चाहते हैं कि किस तरह से इसका मोशन होगा। तो यहां आप देख सकते हैं कि इस जगह तो इसके ऊपर फोर्स जीरो है, मगर जैसे ही हम इस ब्लॉक को खींचेंगे, मान लें कि यहां तक हम इसको ले आए और यहां लाने के बाद रेस्ट से हमने इसको क्या कर दिया है बच्चों, रिलीज कर दिया। तो रिलीज कर देने के बाद किस तरह से ये मोशन परफॉर्म करेगा वो हम समझना चाहते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं कि जब हम इस ब्लॉक को शिफ्ट कराएंगे, यहां पर डिस्प्लेस कराएंगे यहां पर, तो स्प्रिंग क्या हो जाएगी बच्चों, इलोंगेट हो जाएगी। और हमें मालूम है कि जो इलोंगेटेड स्प्रिंग होती है वो ब्लॉक को वापस किधर खींचती है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इस ब्लॉक को यहां से रिलीज करेंगे तो इस ब्लॉक पे एक फोर्स लगेगा जो कि स्प्रिंग का फोर्स होगा, जो कि किस तरफ लगेगा, मीन पोजीशन की तरफ। और जब इस ब्लॉक के ऊपर स्प्रिंग का फोर्स लगेगा तो ये ब्लॉक क्या करेगा, इस फोर्स की वजह से एक्सेलरेट होगा, और एक्सेलरेट होगा तो जैसे जैसे ये ब्लॉक मीन पोजीशन की तरफ आता जाएगा या नेचुरल लेंथ की तरफ आता जाएगा, वैसे वैसे बच्चों इसकी स्पीड क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी।
यानी जब ये अपने मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा तो ये कुछ ना कुछ स्पीड अचीव कर लेगा। मान लेते हैं वो स्पीड v0 है। अब आगे क्या होगा, तो आगे हम समझ सकते हैं कि ये यहां पर v0 स्पीड से जब पहुंचेगा तो बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ये इस जगह रुक नहीं पाएगा यानी आगे की तरफ जाएगा। मगर जैसे ही ये ब्लॉक यहां से थोड़ा सा आगे जाएगा हमारी स्प्रिंग क्या हो जाएगी बच्चों, कंप्रेस, क्योंकि हम नेचुरल लेंथ से इधर आ गए। तो जैसे ही स्प्रिंग हमारी कंप्रेस होगी, कंप्रेस स्प्रिंग इस ब्लॉक के ऊपर किधर फोर्स लगाएगी, आंसर है आगे की तरफ। क्यों, क्योंकि स्प्रिंग का तो हमेशा एक ही बिहेवियर होता है कि वो अपनी नेचुरल लेंथ को अचीव करना चाहती है। तो जैसे ही बच्चों ये ब्लॉक आगे की तरफ आएगा वैसे ही हमारी जो स्प्रिंग है उस स्प्रिंग का फोर्स इस पे क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। अब हम यहां समझ सकते हैं कि अगर हमारा ब्लॉक आगे की तरफ मूव कर रहा है और फोर्स उस पे इस तरफ लग रहा है, इसका मतलब हमारा जो ब्लॉक होगा वो क्या होना शुरू हो जाएगा, रिटार्ड। और रिटार्ड होने के कारण थोड़ा सा आगे आकर ये ब्लॉक क्या हो जाएगा बच्चों, इंस्टेंटेनियस रेस्ट पर आ जाएगा, यानी कि इसका v क्या हो जाएगा, 0। अब आगे सोचें आगे क्या होगा, तो आगे आप आराम से समझ सकते हैं। बिकॉज हम यहां पर हैं, ब्लॉक अभी यहां पर है, स्प्रिंग क्या हो चुकी है, कंप्रेस, और कंप्रेस स्प्रिंग ब्लॉक पर किधर फोर्स लगा रही होगी बच्चों, मीन पोजीशन की तरफ। उस फोर्स की वजह से ये ब्लॉक वापस किधर भागेगा, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन या टुवर्ड्स द नेचुरल लेंथ। और जब ये ब्लॉक यहां से इस तरफ चलेगा तो ऑब्वियस ही बात है कि जब ये वापस से अपनी मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा तो ये फिर से इस तरफ कुछ ना कुछ स्पीड अचीव कर लेगा। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि ये वही स्पीड होगी जो जाते समय स्पीड थी, क्योंकि इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी बच्चों क्या है, कंजर्व है। अब अगर आप आगे देखो तो इस v0 से जब ये आगे की तरफ बढ़ेगा तो स्प्रिंग फिर से क्या हो जाएगी, इलोंगेट हो जाएगी। और इलोंगेटेड स्प्रिंग का जो फोर्स होगा बच्चों वो फिर से किधर लगने लग जाएगा, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। यहां पर हम ये समझना चाहते हैं कि जब हमारा ब्लॉक मीन पोजीशन से एक तरफ होता है, चाहे वो उस तरफ से मीन पोजीशन की तरफ आ रहा हो या जाते समय मीन पोजीशन से कॉर्नर की तरफ जा रहा हो, कॉर्नर से मीन की तरफ आ रहा हो या मीन से कॉर्नर की तरफ जा रहा हो, जब भी ब्लॉक हमारा मीन पोजीशन से एक साइड रहेगा इस पे फोर्स किधर लगेगा, इधर। और जब ये मीन पोजीशन से दूसरी साइड आ जाएगा तो इस पे फोर्स किधर लगेगा बच्चों, इधर। इसका मतलब ये हो गया कि फोर्स अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेगा। इस हिस्से में जो फोर्स इस तरफ लग रहा था, इस वाले हिस्से में वही फोर्स किधर लगेगा, इधर। अब इस फोर्स को अगर आप ढंग से देखें तो क्या ऐसा कहा जाए कि ब्लॉक नेचुरल लेंथ या मीन पोजीशन के उस साइड हो या इस साइड हो, हमारा जो फोर्स है उसका डायरेक्शन ढंग से देखें आप, फिक्स है। फोर्स का डायरेक्शन बच्चों फिक्स है और फोर्स का डायरेक्शन है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। यानी जब हम मीन पोजीशन के उधर होंगे तो फोर्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन यानी इधर लगेगा, और जब हम मीन पोजीशन के इधर होंगे तो फोर्स फिर से टुवर्ड्स द मीन पोजीशन यानी इधर लगेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी कोई ब्लॉक ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करता है तो उस ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करते हुए ब्लॉक पे जो फोर्स लगता है वो फोर्स हमेशा किधर लगता है बच्चों, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। जैसे ही ब्लॉक मीन पोजीशन से इधर जाएगा फोर्स मीन पोजीशन की तरफ लगेगा, और जैसे ही ब्लॉक दूसरी साइड जाएगा फोर्स अपना डायरेक्शन बदलेगा और फिर से किधर लगने लग जाएगा, मीन पोजीशन की तरफ। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम किसी बॉडी को ऑसिलेट कराना चाहते हैं बच्चों तो हमें ऐसा फोर्स चाहिए होगा जो हमेशा किधर लगे, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। यानी जब ये ब्लॉक यहां से दूर जाना चाहे तो ये फोर्स पकड़ के इसको वापस टुवर्ड्स द मीन पोजीशन खींच ले, और जब ये ब्लॉक इधर जाना चाहे तो वो फोर्स फिर से उसको पकड़ के टुवर्ड्स द मीन पोजीशन खींच ले। तो यहां पर ये जो फोर्स है बच्चों, इस फोर्स को ही हम क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होता है जो किसी भी बॉडी के ऑसिलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। मीन पोजीशन वो फोर्स होता है जो हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन लगता है, जो सिस्टम को रीस्टोर करके रखता है। ठीक, तो यहां पर जो हमारा रीस्टोरिंग फोर्स है उसके बारे में अपन बात कर रहे थे। तो देखो रीस्टोरिंग फोर्स जो है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल विच टेंड टू ब्रिंग द पार्टिकल टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन इज नॉन एज रीस्टोरिंग फोर्स। यानी रीस्टोरिंग फोर्स जो है उसका काम ही एक ही है, वो बार बार उसको बॉडी को पकड़ के किधर खींचेगा, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। दिस फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, वो अभी हम समझ चुके हैं। रीस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। देखो इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो कि हमारा ब्लॉक इनिशियली यहां था, मतलब ये अपनी मीन पोजीशन हो गई। जब आप ब्लॉक को मीन पोजीशन से इस साइड डिस्प्लेस करोगे तो जैसे आप इसको इस साइड डिस्प्लेस करोगे बच्चों, फोर्स किधर लगेगा, इधर। और अगर आप मीन पोजीशन से ब्लॉक को इस साइड डिस्प्लेस करते हो तो इस केस में फोर्स किधर लगेगा बच्चों, इस तरफ। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट देते हैं आई कैप में तो फोर्स लगेगा माइनस आई कैप में, इस तरफ।
और अगर आप डिस्प्लेसमेंट देते हैं माइनस आई कैप में तो फोर्स लगेगा बच्चों किधर, आई कैप में। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव होगा तो फोर्स नेगेटिव होगा, और डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव होगा यानी अगर हम पीछे आ जाएंगे तो फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में लगेगा। यानी यहां पर जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो ऑलवेज लगता है किधर, डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में देंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, डिस्प्लेसमेंट जो है वो मेजर किया जाता है कहां से बच्चों, मीन पोजीशन से। पूरे एसएचएम में जो डिस्प्लेसमेंट हम बोलेंगे वो डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज कहां से गिना जाएगा, कहां से मेजर किया जाएगा, मीन पोजीशन से। मीन पोजीशन का मतलब है बच्चों जहां पर फोर्स क्या हो जाता है, जीरो। ठीक, अब देखो क्या है कि अगर कोई भी बॉडी ऑसिलेशन परफॉर्म कर रही है तो ऑसिलेशन परफॉर्म करती हुई बॉडी के ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, ये तो हमने समझ लिया। मगर रीस्टोरिंग फोर्स किस तरह का फोर्स होता है, क्या वो कांस्टेंट फोर्स होता है, क्या वो वेरिएबल फोर्स होता है, ठीक, ये कैसे पता चलेगा। तो बच्चों ध्यान रखें, इन जनरल जो रीस्टोरिंग फोर्स होते हैं नेचर में जो कि ऑसिलेशन परफॉर्म करवाते हैं, इन जनरल जो रीस्टोरिंग फोर्स होते हैं बच्चों वो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट x के ऊपर डिपेंड करते हैं। रीस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट होता है x उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। इन जनरल जो रीस्टोरिंग फोर्स होते हैं उन्हें लिखा जा सकता है F प्रोपोर्शनल माइनस x की पावर n, जहां n है 1, 3, 5, 7 कोई भी और नंबर हो सकता है। ठीक, तो इन जनरल रीस्टोरिंग फोर्सेस को इस तरह से लिखा जाता है। और ये जो रीस्टोरिंग फोर्सेस हैं इनमें अगर आप ढंग से देखें तो क्या ऐसा कहा जाए x की पावर n, तो यहां x की पावर n को अगर आप देखो तो 1, 3, 5, 7 कुछ भी हो सकता है। सोचें यहां पर ये जितनी भी पावर्स हैं इन सब में सबसे सिंपलेस्ट केस कौन सा हो सकता है, मतलब हम इस f को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो बच्चों यहां से आप देख सकते हो कि जब यहां n की वैल्यू कितनी रखी जाए 1, तो जब f प्रोपोर्शनल x की पावर क्या हो 1 तो हम कहेंगे कि ये सिंपलेस्ट केस है। क्यों, क्योंकि इसके आगे तो पावर 3 या पावर 5 या पावर 7 इस तरह से हायर पावर्स आएंगी। तो यहां पर जब n की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1, तो f किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है, सीधा माइनस x के, जो कि सिंपलेस्ट पॉसिबल केस ऑफ ऑसिलेशन हो सकता है। और ये जो सिंपलेस्ट कंडीशन होती है ऑसिलेशन की जहां n की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1, ये पर्टिकुलर केस ही क्या कहलाता है, एसएचएम। यानी ऑसिलेशन में और एसएचएम में अगर हम डिफरेंस देखें तो ऑसिलेशन माइनस एक्स पावर 1 पे भी कहलाएगा, ऑसिलेशन माइनस एक्स पावर 3 पे भी कहलाएगा, ऑसिलेशन माइनस एक्स पावर 5 पर भी कहलाएगा, माइनस एक्स पावर 7 पर भी कहलाएगा, 11 पर भी कहलाएगा, 15 पर भी कहलाएगा। यानी ऑसिलेशन कितने तरह के हो सकते हैं। तो हम यहां देख सकते हैं कि ऑसिलेशन कई तरह के हो सकते हैं। ये सारी की सारी जो पावर्स हैं ये ऑसिलेशन को ही रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है इसके अंडर ऑसिलेशन होता है। इसमें से जो सिंपलेस्ट पॉसिबल केस है बच्चों, उस सिंपलेस्ट पॉसिबल ऑसिलेटरी मोशन को ही क्या कहा जाता है, एसएचएम। यानी अगर हम सीधे कहें तो एसएचएम बच्चों ऑसिलेटरी मोशन का ही क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म, इसीलिए इसका नाम सिंपल हार्मोनिक है। ठीक, यानी अगर हम एसएचएम की बात करें तो एसएचएम को आप ऐसे भी कह सकते हो, ऑसिलेटरी मोशन का वो स्पेशल केस, ऑसिलेटरी मोशन का वो स्पेशल केस जिसमें रीस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट की पावर 1 पर डिपेंड करता हो। डायरेक्शन तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन इसकी रहेगी। तो बच्चों ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन ही किसकी कंडीशन है, बेसिकली एसएचएम। यानी दुनिया में कोई भी ऑसिलेशन हो, अगर उसमें रीस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल माइनस एक्स है तो हम कहेंगे कि वो ऑसिलेटरी मोशन ही क्या है, एसएचएम। अगर मान लो कि फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल है, इस तरह से लिखा हुआ है एफ प्रोपोर्शनल माइनस एक्स की पावर 3, क्या बच्चों ये ऑसिलेटरी मोशन है, बिल्कुल है। मगर क्या ये एसएचएम है, आंसर है नहीं, ये एसएचएम नहीं है। ये एसएचएम सिर्फ तभी हो सकता था जब यहां एक्स की पावर क्या होती बच्चों 1। तो यहां हमें ये ध्यान रखना है, एसएचएम तभी कहलाएगा कोई भी ऑसिलेटरी मोशन जब एफ प्रोपोर्शनल क्या होना चाहिए, माइनस एक्स। ठीक, अब आगे बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहां लिखा हुआ है देखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। यहां सिंपलेस्ट का क्या मतलब है, तो सिंपलेस्ट का मतलब हमने समझ लिया है, एफ प्रोपोर्शनल होना चाहिए
माइनस एक्स की पावर 1 के, या आप ऐसा कह सकते हैं कि F प्रोपोर्शनल माइनस एक्स होना चाहिए। अच्छा बच्चों, हमारे दिमाग में यहां एक सवाल जरूर आया होगा कि सर जब हम रीस्टोरिंग फोर्स की बात करते हैं तो पावर जो होती है ये n, ये हमेशा ऑड ही क्यों होती है, इवन क्यों नहीं होती? या 1 3 5 7 होता है, इसकी जगह 2 4 6 क्यों नहीं हो सकता? तो उसको समझने के लिए देखिए एक बार समझते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा वो सरफेस है जिस पे एक पार्टिकल को हम ऑसिलेट कराने वाले हैं। यहां पर मान लेते हैं बच्चों मीन पोजीशन है, जिस जगह मीन पोजीशन है उसी को हमने x बराबर 0 कहा हुआ है। ठीक, तो यहां पर हमने क्या किया है, मीन पोजीशन ले ली है x बराबर 0। और अभी हमने डिस्कस किया था स्प्रिंग ब्लॉक वाले सिस्टम में कि जब हम ब्लॉक को मीन पोजीशन से उस तरफ डिस्प्लेस कराएंगे तो फोर्स इस तरफ लगना चाहिए, और जब हम मीन पोजीशन से उसे इधर डिस्प्लेस कराएंगे तो फोर्स इस तरफ लगना चाहिए। तो जरा देखते हैं, मान लेते हैं समझने के लिए कि जो फोर्स है वो F प्रोपोर्शनल माइनस एक्स की पावर 2 है। मतलब हमने जानबूझ के क्या ले लिया है, इवन नंबर ले लिया है। देखते हैं इस केस में क्या होता है। तो यहां आप देख सकते हो कि अगर हम इस ब्लॉक को इस तरफ डिस्प्लेस कराएं, यानी x की वैल्यू क्या हो जाए बच्चों, पॉजिटिव। तो x की वैल्यू जब आप पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव x जब यहां पर पुट करेंगे आप, तो फोर्स जो है वो क्या आएगा, नेगेटिव। फोर्स नेगेटिव आएगा, क्या मतलब हो गया कि डायरेक्शन उसका किधर आएगा, पीछे की तरफ। इसका मतलब जब x पॉजिटिव है तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग फोर्स किधर लगेगा, पीछे। ठीक, अच्छा अगर हम इस ब्लॉक को उधर डिस्प्लेस ना करा के इधर डिस्प्लेस कराएं, इधर अगर आप डिस्प्लेस कराएंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, नेगेटिव। और x की वैल्यू अगर नेगेटिव रहेगी तो यहां -2 -3 -4 कुछ भी ले सकते हो आप x। उस नेगेटिव x को जब हम पुट करेंगे यहां पर तो उस नेगेटिव x को बच्चों जब हम यहां पुट करेंगे तो यहां चूंकि नेगेटिव का स्क्वायर होगा तो यहां फिर से क्या आ जाने वाली है, पॉजिटिव टर्म, और f जो है वो फिर से क्या आ जाने वाला है, नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको इधर शिफ्ट कराएंगे तो फोर्स अभी भी किधर लग रहा होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में, और पहले भी किधर लग रहा था, नेगेटिव डायरेक्शन में। इसका मतलब तो ये हुआ बच्चों कि जब हम ब्लॉक को पॉजिटिव x में डिस्प्लेस करा रहे हैं तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग फोर्स किधर लग रहा है, इधर। और जब नेगेटिव x में डिस्प्लेस करा रहे हैं तब भी फोर्स किधर लग रहा है, इधर। इसका मतलब ये हो गया कि इस केस में जो हमारा फोर्स है वो फोर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, लगातार एक ही डायरेक्शन में लग रहा है। और फोर्स अगर लगातार एक ही डायरेक्शन में लग रहा होगा तो ये बट ऑब्वियस बात है कि आपका जो ब्लॉक होगा वो अगर आप रिलीज कर दोगे तो ब्लॉक लगातार एक ही डायरेक्शन में चलता रहेगा, यानी 1D मोशन परफॉर्म करेगा, वो कभी भी लौट के वापस नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस फोर्स के अंडर ऑसिलेशन परफॉर्म कराने की कोशिश करें तो ब्लॉक ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो टू एंड फ्रो मोशन कभी भी परफॉर्म नहीं कर सकता। इसीलिए बच्चों जो रीस्टोरिंग फोर्स होते हैं उनमें जो फोर्स की पावर होती है, एक्स की जो पावर होती है वो एक्स की पावर कभी भी इवन नहीं हो सकती, वो हमेशा क्या रहेगी, ऑड रहेगी विद अ माइनस साइन। ठीक, इसी तरह से देखो यहां सिंपल हार्मोनिक मोशन, कोई भी पार्टिकल अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, कोई भी पार्टिकल अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा अबाउट मीन पोजीशन, टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेगा एक तरह से, तो एसएचएम के लिए कुछ पर्टिकुलर क्या होती हैं कंडीशंस, वो भी अपने को ध्यान रखनी है। जैसे पहली है मोशन ऑफ पार्टिकल शुड बी ऑसिलेटरी, तो एसएचएम होने के लिए मोशन ऑसिलेटरी होना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है, हमने समझा अभी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल शुड बी कंजर्व, एसएचएम होने के लिए मैकेनिकल एनर्जी का भी क्या होना चाहिए बच्चों, कंजर्वेशन लागू होना चाहिए, क्योंकि अगर मैकेनिकल एनर्जी आपकी कंजर्व नहीं रहेगी तो ब्लॉक थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। एक्सट्रीम पोजीशन शुड बी वेल डिफाइंड, एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब है बच्चों कॉर्नर्स। तो ये तो बट ऑब्वियस बात है कि अगर कोई भी टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेगा तो उसका एक कॉर्नर तो इधर आने वाला है और दूसरा कॉर्नर बच्चों इधर आने वाला है, तो वो जो कॉर्नर्स है वो वेल डिफाइन होने चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं कि कितने टाइप के एसएचएम हो सकते हैं। तो देखो बच्चों, दो तरह के ऑसिलेशन हो सकते हैं और दो ही तरह के एसएचएम हो सकते हैं। एक तो है लीनियर एसएचएम या लीनियर ऑसिलेशन, और एक है एंगुलर एसएचएम या एंगुलर ऑसिलेशन। अब तक हम ये समझ चुके हैं कि एसएचएम कुछ अलग चीज नहीं है, ऑसिलेटरी मोशन के ही सिंपलेस्ट फॉर्म को क्या बोला जाता है, एसएचएम। तो यहां पर बच्चों एसएचएम दो तरह का हो सकता है, या तो लीनियर एसएचएम होगा। लीनियर एसएचएम के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, आंसर है रीस्टोरिंग फोर्स। दूसरे टाइप का जो मोशन है एसएचएम है वो होता है एंगुलर एसएचएम। एंगुलर एसएचएम का बेस्ट एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम। जिस तरह से लीनियर एसएचएम बच्चों रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से होता है, उसी तरह से जो एंगुलर एसएचएम होता है वो रीस्टोरिंग टॉर्क की वजह से होता है। यानी एंगुलर में जब हम डिस्कशन करेंगे
तो रीस्टोरिंग फोर्स की जगह हम किसको डिस्कस करेंगे? रीस्टोरिंग टॉर्क को। फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है लीनियर ऑसिलेशन के लिए या लीनियर एसएचएम के लिए, और बच्चों टॉर्क रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? एंगुलर एसएचएम के लिए। तो दो तरह के एसएचएम पॉसिबल हैं, एक लीनियर है और दूसरा एंगुलर। ठीक, अब देखो यहां पर बहुत सारे छोटे छोटे से सवाल बनते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है ये, एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज नॉट एसएचएम। क्या ये सही? बिल्कुल। अगर आप सारे के सारे ऑसिलेटरी मोशंस को देखें तो सारे के सारे ऑसिलेटरी मोशन बच्चों एसएचएम नहीं हो सकते। केवल वही ऑसिलेटरी मोशन एसएचएम हो सकते हैं जिसमें रीस्टोरिंग फोर्स इस कंडीशन को फुलफिल करे, यानी F प्रोपोर्शनल माइनस एक्स होना चाहिए। माइनस एक्स की पावर 3 अगर हो गया तो हम बोलेंगे ऑसिलेशन तो है मगर एसएचएम नहीं है। ठीक। सेकंड, एवरी एसएचएम इज ऑसिलेटरी मोशन। हाँ भाई, क्या सभी एसएचएम ऑसिलेटरी मोशन होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि एसएचएम ऑसिलेटरी मोशन का ही तो एक पर्टिकुलर केस है। थर्ड, एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट ऑसिलेटरी। हाँ बच्चों, क्या सारे के सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी होंगे? नहीं होंगे। एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बच्चों पीरियोडिक मोशन तो है मगर वो टू एंड फ्रो नहीं है, जो सर्कल पे घूमता है तो टू एंड फ्रो वो नहीं है, और टू एंड फ्रो अगर नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ऑसिलेटरी मोशन नहीं हो सकता। फोर्थ को देखें जरा, एवरी ऑसिलेटरी मोशन मींस टू एंड फ्रो मोशन इज ए पीरियोडिक मोशन इन आइडियल केस। बच्चों जितने भी टू एंड फ्रो मोशन होते हैं या जितने भी ऑसिलेटरी मोशन होते हैं वो सारे के सारे मोशन पीरियोडिक मोशन हों, ये कोई जरूरी नहीं है। मान लीजिए एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सारे ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। सारे के सारे ऑसिलेटरी मोशन जो हैं वो पीरियोडिक यानी फिक्स टाइम इंटरवल के बाद उनका रिपीटेशन होता हो, ये कोई जरूरी नहीं है। फिक्स टाइम इंटरवल के बाद बच्चों ऑसिलेशन या जो पार्टिकल है आपका उसका रिपीटेशन तभी होगा, उस मोशन का रिपीटेशन तभी होगा जब एनर्जी बच्चों क्या रहे उसकी कंजर्व। तभी हम ये कहेंगे कि जो ऑसिलेटरी मोशन है हमारा वो क्या है? पीरियोडिक। अगर एनर्जी का लॉस हो रहा है तो फिर ऑसिलेटरी मोशन जो है वो पीरियोडिक नहीं रहेगा। अब बच्चों यहां तक तो हमने बेसिक डिस्कशन किया है कि ऑसिलेशन क्या होता है, पीरियोडिक मोशन क्या होता है, कब ऑसिलेटरी मोशन को हम एसएचएम कहते हैं। अब हम यहां पर सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें दो एसएचएम डिस्कस करने हैं बच्चों। पहला है लीनियर एसएचएम और दूसरा है एंगुलर एसएचएम। तो हम सबसे पहले यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं लीनियर एसएचएम, यानी हम अब लीनियर एसएचएम को डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए लीनियर एसएचएम जो है उसमें हमारा रीस्टोरिंग फोर्स क्या होना चाहिए बच्चों? प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होना चाहिए। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर आप हटाएंगे तो F बराबर हम माइनस के एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक, यहां पर अगर आप देखें तो नेगेटिव साइन, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये अभी हमने डिस्कस किया था। नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि जब आपका पार्टिकल मीन पोजीशन से आगे हो, मतलब उसका एक्स क्या हो बच्चों? पॉजिटिव। तो जब उसका एक्स पॉजिटिव हो तो फोर्स किधर लगेगा? पीछे, यानी फोर्स कैसा होगा? नेगेटिव। और जब वो मीन पोजीशन से पीछे की तरफ होगा, यानी जब एक्स नेगेटिव होगा तो फोर्स किधर लगेगा बच्चों? आगे, यानी फोर्स कैसा होगा? पॉजिटिव। तो यहां पर ये माइनस साइन सिर्फ इसी बात को बताता है कि जो नेगेटिव साइन है आपका वो इसी बात को बताता है कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के क्या होगा? अपोजिट। सेकंड है F क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स, समझते ही हम। X क्या है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। और यहां K क्या चीज है बच्चों? रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। ये K क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एक तरह का, जिसको रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट हम कहते हैं। तो ये हमारा लीनियर एसएचएम है। अब लीनियर एसएचएम में बच्चों जब पार्टिकल मोशन परफॉर्म करेगा तो हम अब उसके मोशन को ही डिस्कस करने वाले हैं। और हम काइनेमेटिक्स में ये डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी कोई पार्टिकल मोशन परफॉर्म करता है तो समय के साथ बच्चों उसका क्या चेंज होता है? डिस्प्लेसमेंट। यानी हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जा सकता है। समय के साथ क्या चेंज होता है उसका? वेलोसिटी। समय के साथ क्या चेंज होता है? एक्सेलरेशन। समय के साथ क्या चेंज हो सकता है? फोर्स। तो यहां पर हम जो है अब पार्टिकल के मोशन को चूंकि डिस्कस करने जा रहे हैं तो हमें यहां पर पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इन्हीं को बच्चों क्या करना है? डिस्कस करना है। और किसी भी मोशन को डिस्कस करने से पहले उस मोशन में जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज इन्वॉल्व होती हैं, जैसे वेलोसिटी है या एक्सेलरेशन है या पोजीशन है या डिस्प्लेसमेंट है, उनके साइन बच्चों हमें बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। कब वेलोसिटी पॉजिटिव लेनी है, कब वेलोसिटी नेगेटिव लेनी है, कब पोजीशन पॉजिटिव लेना है, कब एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेना है, यह सब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। यानी यहां पर
जो लीनियर एसएचएम है उसमें सबसे पहले हम क्या डिस्कस करना चाहते हैं बच्चों? साइन। किसके साइन? उन वेक्टर्स के साइन जो वेक्टर्स हमारे इस मोशन में इन्वॉल्व होंगे। तो यहां हम एक तरह से साइन कन्वेंशन पढ़ने वाले हैं। किसके लिए? लीनियर एसएचएम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं बच्चों कि हमारा जो पार्टिकल है वो इस लाइन पर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ली है। यहां पर हमने बच्चों मान लिया है कि ये जो मिड पॉइंट है इसका, यहां पर नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल क्या है? 0। ऑब्वियस सी बात है, जहां फोर्स 0 होगा वहां एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? 0। ठीक। और इस जगह को जहां फोर्स 0 है, इसी को बच्चों हमने क्या मान लिया है? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन यानी ओरिजिन, सॉरी, इसी पॉइंट को बच्चों हमने क्या मान लिया है? ओरिजिन मान लिया है। जहां मीन पोजीशन है उसी को हमने क्या मान लिया है? ओरिजिन मान लिया है। ओरिजिन मान लिया है मतलब यहां x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 0। ठीक। तो ये हमने मीन पोजीशन और ओरिजिन एक ही जगह पर मान ली है। ठीक। अब हमारा जो पार्टिकल है वो इस मीन पोजीशन के इर्द गिर्द क्या करेगा बच्चों? टू एंड फ्रो। और जब वो टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेगा तो उसका वेलोसिटी वेक्टर लगातार क्या करेगा? चेंज करेगा। एक्सेलरेशन वेक्टर या फोर्स वेक्टर भी बच्चों क्या होगा? लगातार चेंज करेगा। तो कब हम फोर्स वेक्टर को पॉजिटिव कहेंगे, कब एक्सेलरेशन वेक्टर को पॉजिटिव कहेंगे, या कब किसको पॉजिटिव और नेगेटिव कहेंगे, या कब हम किस वेक्टर का क्या साइन लगाएंगे, उस साइन को समझने के लिए हमने एज ए साइन कन्वेंशन इस डायरेक्शन को बच्चों क्या मान लिया है? पॉजिटिव डायरेक्शन। इस डायरेक्शन को हमने क्या मान लिया है बच्चों? पॉजिटिव डायरेक्शन मान लिया है। मतलब जो भी वेक्टर उस डायरेक्शन में होगा वो पॉजिटिव वेक्टर होगा, और जो भी वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा वो नेगेटिव वेक्टर होगा। ये जो साइन कन्वेंशन बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आगे थ्योरी समझने में या क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा। तो इसको बहुत अच्छे से समझें। अब मान लेते हैं बच्चों कि टू एंड फ्रो मोशन करता हुआ जो पार्टिकल है वो इस तरह से मोशन परफॉर्म करेगा। तो माना कि ये इसका एक एक्सट्रीम पॉइंट है इस जगह। अब आप जरा सोचें, अगर हम समझने के लिए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम भी ले सकते हैं। अगर हम पार्टिकल को यहां से रिलीज करें तो सोचो ये पार्टिकल पहले किधर जाएगा? यहां से मीन पोजीशन की तरफ। फिर मीन पोजीशन से बच्चों किधर जाएगा? अपने दूसरे एक्सट्रीम पे, ये इस तरह से। फिर इस एक्सट्रीम से किधर जाएगा बच्चों? मीन पोजीशन की तरफ। फिर मीन पोजीशन से किधर जाएगा? पुराने वाले एक्सट्रीम पे। और इस तरह से अपने टू एंड फ्रो मोशन को ये लगातार परफॉर्म करता रहेगा, रिपीटेशन लगातार करता रहेगा। अब जरा आप आराम से सोच के ये डिसाइड करें, ये सोचें कि जब ये पार्टिकल कॉर्नर से, इस एक्सट्रीम पॉइंट से अपनी मीन पोजीशन की तरफ आ रहा होगा, मतलब मैं इस वाले हिस्से की बात कर रहा हूं, कॉर्नर टू मीन पोजीशन। तो सोचो बच्चों इस वाले पोर्शन में पोजीशन का साइन क्या होगा? मतलब x का क्या साइन होगा? तो यहां क्या ऐसा कहा जाए, बिकॉज हम मेन पोजीशन से किधर खड़े हैं? आगे की तरफ, सो दैट x हमारा क्या होगा? पॉजिटिव। x का मतलब सिंपल x कोऑर्डिनेट। यहां पर बच्चों हमने क्या अज्यूम किया हुआ है? ओरिजिन। तो हमें मालूम है कि ओरिजिन के उस तरफ जब भी हम रहेंगे x पॉजिटिव रहेगा, और जब भी इस तरफ रहेंगे तो x नेगेटिव रहेगा। तो जब ये पार्टिकल यहां से इधर आएगा तो बिकॉज हम ओरिजिन के आगे हैं, सो दैट x का जो बच्चों यहां साइन आएगा वो कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव। वेलोसिटी का साइन सोचें, हमारा पार्टिकल किधर जा रहा है? इधर। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन वो डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन वेलोसिटी वेक्टर के लिए क्या होगी बच्चों? नेगेटिव। यानी यहां इस हिस्से में वेलोसिटी कैसी होगी? नेगेटिव। बताएं एक्सेलरेशन कैसा होगा? तो हमने अभी डिस्कस किया था कि एसएचएम करता हुआ पार्टिकल जो है उस पर फोर्स हमेशा किधर लगता है बच्चों? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। यानी जब ये इधर आ रहा होगा तो फोर्स किधर लग रहा होगा? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। और जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है बच्चों उसी डायरेक्शन में क्या होता है? एक्सेलरेशन। इसका मतलब यह हुआ कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी किधर होगा? इस तरफ। और एक्सेलरेशन अगर इस तरफ होगा तो अकॉर्डिंग टू दैट साइन कन्वेंशन एक्सेलरेशन वेक्टर इन दिस पोर्शन भी क्या हो जाएगा बच्चों? नेगेटिव। ठीक। अब जरा आप सोचें, जब ये कॉर्नर से मीन आएगा तो फिर मीन से किधर चलेगा? आगे की तरफ। अब जब ये मीन से इस तरफ चलेगा, जब ये मीन से इस तरफ चलेगा हमारा पार्टिकल, तो सोचें इस वाले रीजन में जब ये मीन से नेगेटिव कॉर्नर की तरफ जा रहा होगा, इस वाले रीजन में बताएं सोच के एक्स का क्या साइन लेना चाहिए हमें? क्या ऐसा कहा जाए हम ओरिजिन से किधर आ गए बच्चों? इधर, क्योंकि ओरिजिन तो यहीं रह गया है और हम किधर चल रहे हैं? पीछे की तरफ चल रहे हैं। यानी पक्की बात है कि x कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। बताएं v कैसा होगा? बिकॉज हम इस तरफ जा रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट साइन कन्वेंशन v कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। एक्सेलरेशन का क्या साइन होगा बच्चों? यहां पर एक्सेलरेशन का जो साइन होगा या एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो फोर्स से डिसाइड होता है। फोर्स जिस तरफ होता है उसी तरफ एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि फोर्स ही रेस्पॉन्सिबल होता है एक्सेलरेशन के लिए।
तो हमें मालूम है कि जब हमारा पार्टिकल मीन पोजीशन से इस तरफ होगा तो फोर्स बच्चों किधर लगेगा, आगे की तरफ, क्योंकि फोर्स बाय नेचर कैसा है, रीस्टोरिंग फोर्स, और रीस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज किधर लगता है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। इसका मतलब ये हो गया कि जब हमारा पार्टिकल इस वाले हिस्से में चल रहा होगा तो फोर्स आगे की तरफ लग रहा होगा, और फोर्स अगर आगे की तरफ लग रहा होगा बच्चों तो क्या ऐसा कहा जाए, एक्सेलरेशन भी किधर होगा, आगे की तरफ, और एक्सेलरेशन अगर आगे की तरफ होगा तो आगे की तरफ जो भी वेक्टर होगा वो पॉजिटिव वेक्टर होगा। यानी इस हिस्से में एक्सेलरेशन हमें कैसा लेना चाहिए, पॉजिटिव लेना चाहिए। अब जरा आप इस वाले हिस्से को सोचें, नेगेटिव कॉर्नर से हम किधर जा रहे हैं, मीन की तरफ। सोचें नेगेटिव कॉर्नर से मीन की तरफ जब आप जाएंगे तो बताएं पोजीशन कैसा होना चाहिए, आंसर है नेगेटिव। क्यों, हम आगे जा रहे हैं, ये बात तो सही है, मगर ओरिजिन से तो हम अभी भी पीछे ही हैं। एक्स है कोऑर्डिनेट एक तरह से, और कोऑर्डिनेट देखा जाता है बच्चों ओरिजिन से, बिकॉज ओरिजिन से हम पीछे की तरफ है, सो दैट हमारा एक्स अभी भी क्या रहेगा, नेगेटिव। बताएं वी का क्या होगा, चूंकि हम आगे की तरफ जा रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, और फॉरवर्ड डायरेक्शन को ही हमने पॉजिटिव अज्यूम किया हुआ है, सो दैट हमारा यहां पर वेलोसिटी कैसा आएगा, पॉजिटिव। एक्सेलरेशन बताएं, एक्सेलरेशन भी बच्चों कैसा आएगा, पॉजिटिव। क्यों आएगा पॉजिटिव, क्योंकि एक्सेलरेशन फोर्स पर डिपेंड करता है। हम इधर जा रहे हैं मगर हैं तो मीन पोजीशन के इसी तरफ, और मीन पोजीशन के अगर आप इस तरफ है तो फोर्स किधर लगेगा, आगे की तरफ, आगे की तरफ फोर्स यानी आगे की तरफ ही एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन बच्चों कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। इस लास्ट वाले हिस्से में सोचें, क्योंकि इसके बाद तो रिपीटेशन होने वाला है, तो हमने ये एक ऑसिलेशन बच्चों पूरा का पूरा डिस्कस किया है। इस लास्ट वाले पोर्शन को सोचें, जब हम मीन पोजीशन से फॉरवर्ड कॉर्नर की तरफ जा रहे होंगे, पॉजिटिव कॉर्नर की तरफ जा रहे होंगे, पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जब जा रहे होंगे, तो दिमाग लगाएं, जब आप यहां से आगे जा रहे होंगे तो एक्स कैसा लेंगे हम, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि ओरिजिन के आगे आ चुके हैं। वेलोसिटी भी कैसी होगी, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं। और एक्सेलरेशन बच्चों यहां हो जाएगा नेगेटिव। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जैसे आप आगे की तरफ जाओगे फोर्स का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, पीछे की तरफ, यानी एक्सेलरेशन भी किधर हो जाएगा, पीछे की तरफ। पीछे की तरफ मतलब नेगेटिव साइन। तो ये बच्चों ए, एक्स और वी के क्या है, साइन, जो कि हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आने चाहिए। क्वेश्चन करते समय ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। इसी डायग्राम में बच्चों कुछ बेसिक डेफिनेशंस भी हम समझ सकते हैं, यहीं पर डिस्कस कर सकते हैं। जैसे एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। तो ये तो रही मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो बच्चों यहाँ मीन पोजीशन से अगर आप पार्टिकल को चलाओगे तो वो ज्यादा से ज्यादा कहां तक जा पाएगा, यहां तक। इसका मतलब ये हो गया कि मीन पोजीशन से यहां तक का जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ही हमारा क्या कहलाता है, एक तरह से एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, एम्पलीट्यूड। अच्छा, ये अब मीन पोजीशन से उस तरफ के कॉर्नर पे ले रहे हैं या मीन पोजीशन से इस तरफ के कॉर्नर पे ले रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितना मीन पोजीशन से वो उधर होगा उतना ही मीन पोजीशन से इधर होगा। अच्छा बच्चों, इन कॉर्नर्स को क्या कहते हैं, इन कॉर्नर्स को हम कहते हैं एक्सट्रीम। ये एक्सट्रीम पॉइंट्स हो गए एसएचएम के। ये वाला कहलाता है पॉजिटिव एक्सट्रीम और ये वाला कहलाएगा नेगेटिव एक्सट्रीम। सोचें, अगर ये पॉइंट ओरिजिन है, यानी यहां अगर x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0, तो सोचो जब ये पार्टिकल आगे की तरफ चलेगा तो मैक्सिमम कितना चल पाएगा, a के बराबर चल पाएगा। तो बताएं इस पॉइंट पर x का क्या वैल्यू होगा, आंसर है +a। x है कोऑर्डिनेट, 0 0 से हम a आगे चले गए हैं, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बच्चों, +a। इसी तरह से अगर आप इस पीछे वाले कॉर्नर या पीछे वाले एक्सट्रीम का कोऑर्डिनेट लिखना चाहें, तो बच्चों चूंकि हम पीछे की तरफ आ गए हैं तो यहां पर कोऑर्डिनेट -a होगा। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो पार्टिकल है वो -a से +a के बीच में क्या कर रहा है, ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है, जहां x = 0 इसका मिड पॉइंट या मीन पोजीशन है। ठीक, एक डेफिनेशन आती है बच्चों यहां पर, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो टाइम पीरियड वो फिक्स टाइम इंटरवल होता है जिसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट होता है। जैसे मान लो कि हमने पार्टिकल को यहां से चलाना शुरू किया, तो क्या ऐसा कहा जाए पहले ही कहां से कहां आएगा, कॉर्नर से, पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन, मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम, नेगेटिव एक्सट्रीम से फिर मीन, और फिर मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम, और उसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो पार्टिकल है वो पहले इसको ट्रेवल करे, फिर इस पोर्शन को ट्रेवल करे, फिर इससे ट्रेवल करे, और फिर इसे ट्रेवल करके वापस इसी जगह आ जाए। तो जितनी देर में ये घूमकर वापस उसी कॉर्नर पर आएगा, इस पूरे टाइम इंटरवल को हम क्या बोलेंगे बच्चों, टाइम पीरियड। ठीक, तो यहां पर कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो हमने डिस्कस की है, जैसे एम्पलीट्यूड हो गया या टाइम पीरियड हो गया। अच्छा, क्या ऐसा भी कहा जाए, अगर हम मान लें कि टोटल टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना है बच्चों, कैपिटल T, तो अगर पूरा का पूरा टाइम पीरियड T है तो उस पूरे के पूरे टाइम इंटरवल को आप 4 इक्वल पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। जैसे
अगर हम कॉर्नर से मीन की बात करें तो क्या ऐसा कहा जाए कॉर्नर से मीन तक जाने में आपको t/4 टाइम लगेगा। सिमिलरली यहां से यहां तक जाने में भी t/4 टाइम लगेगा। सिमिलरली यहां से यहां तक भी t/4 और फिर यहां से लेकर यहां तक भी t/4। और अगर आप इन सभी t/4 को ऐड कर दें तो टोटल टाइम इंटरवल आ जाएगा हमारे पास कैपिटल T। तो ये बच्चों साइन कन्वेंशन है जो हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। क्वेश्चन में ऐसा हमसे कहा जा सकता है कि एक पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, तो ये डायग्राम आपके दिमाग में फटाफट आ जाना चाहिए कि एसएचएम अगर पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है तो वो इसी लाइन के ऊपर कर रहा होगा। एक पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है प्लस a/2 पर है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आपको विजुअलाइज होना चाहिए कि आपका पार्टिकल कहां है और किधर जा रहा है। प्लस a/2 पर है और पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। सोचें कहां पर होगा आपका पार्टिकल और किधर जा रहा होगा। प्लस a/2 पर है, यह है बच्चों x बराबर 0, यह है x बराबर प्लस a, इसका मतलब x बराबर a/2 यहां आएगा बीच में प्लस a/2, यानी हमारा पार्टिकल प्लस a/2 पर है और फॉरवर्ड जा रहा है, मतलब इधर जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि हम इस वाले टेरिटरी में मूव कर रहे हैं। हम कहां हैं a/2 पर और जा किधर रहे हैं आगे। बताएं वेलोसिटी कैसी होगी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन कैसा होगा नेगेटिव, पोजीशन कैसी होगी या डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा पॉजिटिव होगा। तो ये डायग्राम जो है इसको आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें, साथ में इन साइंस को भी आप बहुत ही अच्छे से ध्यान रखें। अब बच्चों आगे बात करते हैं। ये तो हमने डिस्कशन किया कि एक पार्टिकल किस तरह से एसएचएम परफॉर्म करता है, उसका ए वी और एक्स जो है उसके साइन किस तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं। अब देखो बच्चों आगे जो डिस्कशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। हमने पहले डिस्कस किया कि हम एक पार्टिकल के मोशन को ही पढ़ने जा रहे हैं और हमें मालूम है कि अगर आप कोई भी पार्टिकल का मोशन आप पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए आपको उस पार्टिकल के मोशन की क्या चाहिए इक्वेशन ऑफ मोशन हमें चाहिए, ताकि हम उसके मोशन को टाइम के साथ किस तरह से वो आगे टाइम के साथ मूव करेगा उसको समझ सकें। तो इक्वेशन ऑफ मोशन एसएचएम करते हुए पार्टिकल की इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो अब हम यहां पे समझना चाहते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन से मेरा क्या मतलब है बच्चों, वो देखो मान लेते हैं कि ये हमारे पास वो लाइन है जिसपे पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। ये मान लेते हैं हमारा मीन पोजीशन है, ये मान लेते हैं बच्चों पॉजिटिव एक्सट्रीम है प्लस ए, ये मान लीजिए माइनस ए है नेगेटिव एक्सट्रीम है। ठीक, अब हमारा पार्टिकल इस रेंज में प्लस ए से लेकर माइनस ए तक क्या कर रहा है ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है। तो हमने मान लिया कि किसी टाइम टी पर हमारा पार्टिकल बच्चों कहां है यहां। तो किसी टाइम टी पर अगर हमारा पार्टिकल यहां है तो बेसिकली हम किसी टाइम टी पर मीन पोजीशन से पार्टिकल का क्या निकालना चाहते हैं एक्स। हम t बराबर t पर किसी जर्नल टाइम t पर मीन पोजीशन से पार्टिकल का बच्चों क्या निकालना चाहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और ये डिस्प्लेसमेंट जो x है ये 100% किसका फंक्शन होगा या किस पे डिपेंड करेगा, टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी हम कुल मिला के x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैलकुलेट करना चाहते हैं और इसी को क्या बोला जाएगा इक्वेशन ऑफ मोशन, एसएचएम की इक्वेशन ऑफ मोशन। और आप खुद भी सोच सकते हैं अगर हम किसी टाइम t पर x की वैल्यू निकाल लें, किसी टाइम t पे अगर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकाल लें एनी हाउ, तो उस डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके आप इस इंस्टेंट पर जो स्पीड है वो निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। उसको फर्दर आप अगर एक बार और डिफरेंशिएट कर दें तो किसी टाइम t पर क्या एक्सेलरेशन होगा पार्टिकल का वो आप निकाल सकते हैं। यानी कुल मिला के हम पहले क्या निकालना चाहते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन एट एनी टाइम t, जिसको डिफरेंशिएट करके आप वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम या जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो देखो यहां पर इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हमने बेसिक को लिया। हमें मालूम है कि लीनियर एसएचएम में f बच्चों प्रोपोर्शनल होता है किसके, माइनस एक्स के। फिर हमने इस f को क्या लिख दिया बराबर माइनस के एक्स, के कांस्टेंट है जो पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो बच्चों f को लिख दिया हमने माइनस के एक्स, यहां से f को हमने लिखा ma न्यूटन सेकंड लॉ से, और यहां से एक्सेलरेशन को कैलकुलेट किया। तो इस एक्सेलरेशन को अगर आप ढंग से देखें तो एक्सेलरेशन आ रहा है माइनस के बाय एम इंटू एक्स। यहां के क्या चीज है कांस्टेंट, एम भी क्या है मास भी कांस्टेंट है। तो यहां हमने के बाय एम को, के बाय एम बिकॉज एक कांस्टेंट है, तो इस पूरे के पूरे के बाय एम को हमने एक नए कांस्टेंट से क्या कर दिया रिप्लेस, ओमेगा स्क्वायर से। यानी यहां हमने के बाय एम को बच्चों क्या लिख दिया है ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा है एक कांस्टेंट जिसका नाम है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है वो अभी अपन थोड़ी देर में समझते हैं। अच्छा, यहां से आप ओमेगा को क्या लिख सकते हो बच्चों, ओमेगा को आप लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ के बाय एम, के बाय एम। ठीक,
अब ये जो एक्सेलरेशन लिखा हुआ है यहां पर, इस एक्सेलरेशन को हमने डबल डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख दिया। हमें मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट का जो डबल डेरिवेटिव होता है वही एक्सेलरेशन होता है। तो इस a को हमने डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के बाई एम एक्स लिखा। ठीक, अब बच्चों ये जो इक्वेशन हमारी है, इस इक्वेशन को आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल्स टू, ये पूरा का पूरा a है, इज इक्वल्स टू, इसको हमने ओमेगा स्क्वायर मान लिया है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो बच्चों ये जो इक्वेशन है a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये इक्वेशन सब आपस में इंटरचेंजेबल हैं, एक ही बात है वो। तो a जो है बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, जिसका डिफरेंशियल फॉर्म बच्चों ये है। अच्छा, इस टर्म को आप इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा। तो ये जो डिफरेंशियल फॉर्म है, ये जो डिफरेंशियल फॉर्म है, ये जो डिफरेंशियल फॉर्म है, यही बच्चों एसएचएम की क्या कहलाती है? फंडामेंटल इक्वेशन, बेसिक इक्वेशन जिसे कह सकते हो आप। ठीक, तो अगर इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को हम देखें तो यही इक्वेशंस बेसिकली क्या कहलाती हैं? फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिखेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन हम इसको बोल देंगे। तो ये एक स्टैंडर्ड एसएचएम की इक्वेशन है। ठीक, अब यहां पर समझना हमें यह है कि अगर a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, यानी अगर ये एसएचएम की बच्चों क्या है? फंडामेंटल इक्वेशन हम इसको कह रहे हैं या बेसिक इक्वेशन हम इसको कह रहे हैं, तो ये हमारे क्वेश्चंस में यूज कहां पे आएगी? ये इक्वेशन हमारे क्वेश्चंस में यूज कहां पे आएगी? तो देखो, कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जिसमें डायरेक्टली आपको डाटा दे दिया जाएगा और ओमेगा की वैल्यू या टाइम पीरियड की वैल्यू कैलकुलेट करवाई जाएगी। इस इक्वेशन का मेन जो यूज है वो है बच्चों यहां पर, यही समझ लेते हैं हम इसी जगह। देखो, मान लो कि हमारे पास कोई भी x है जो किसका फंक्शन है बच्चों? टाइम का। यानी हमें x की इक्वेशन दी हुई है टाइम की फॉर्म में, जैसे x इक्वल्स टू टी स्क्वायर हो सकता है, x इक्वल्स टू साइन टी हो सकता है, कॉस टी हो सकता है, टेन टी हो सकता है, e की पावर t हो सकता है, e की पावर माइनस टी हो सकता है। यानी यहां पर x जो है वो t की टर्म में लिखा हुआ है। t की टर्म में वो किस तरह से लिखा हुआ है? तो किसी भी तरह से लिखा हो सकता है। तो हमसे यहां पर यह पूछा जाता है कि अगर कोई भी x टाइम के फंक्शन में लिखा हुआ है तो क्या ये x एक एसएचएम करते हुए पार्टिकल के x को या डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा? कोई भी x अगर t के फंक्शन में दिया हुआ है और हमसे पूछा जाए कि बताएं ये x एसएचएम करते हुए पार्टिकल के x को रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा, तो उसका आंसर बच्चों दिया जाता है इस इक्वेशन की हेल्प से। अगर ये फंक्शन, अगर ये गिवन फंक्शन फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ एसएचएम को क्या कर दे बच्चों? सेटिस्फाई कर दे। अगर वो गिवन फंक्शन इस इक्वेशन को क्या कर दे? सेटिस्फाई कर दे, तो वो जो फंक्शन है वो एक एसएचएम करते हुए पार्टिकल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर वो फंक्शन इस फंडामेंटल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो हम कहेंगे कि वो जो फंक्शन लिखा हुआ है वो किसी पार्टिकल के मोशन को रिप्रेजेंट तो कर सकता है, मगर वो मोशन एसएचएम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एसएचएम की फंडामेंटल इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई है। यानी अगर हमें कोई भी फंक्शन दे दिया जाए और पूछा जाए कि ये एसएचएम को रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा, तो बच्चों हमें यह ध्यान रखना है कि हमें जो भी फंक्शन दिया जाए उसको क्या करना है? दो बार डिफरेंशिएट करना है। एक बार डिफरेंशिएट करके आप b निकालो और एक बार और डिफरेंशिएट करके आप a निकालो, और फिर वो जो a आता है उसको x की टर्म में लिखने की कोशिश करो। अगर a हम प्रोपोर्शनल प्रूव कर दें किसके? माइनस एक्स के, बिकॉज यहां से आप देखो a इज इक्वल्स टू माइनस, ये तो कांस्टेंट है, तो यहां पर भी a प्रोपोर्शनल एक तरह से माइनस एक्स ही है। तो अगर हम x को दो बार डिफरेंशिएट करके a निकालें और a फाइनली प्रूव हो जाए किसके? माइनस एक्स के, तो हम कहेंगे कि अगर a प्रोपोर्शनल माइनस एक्स आ रहा है इसका मतलब ये एसएचएम को रिप्रेजेंट करता है। यानी उस केस में ये फंक्शन क्या कहलाएगा? एसएचएम करते हुए पार्टिकल के मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर यहां पर a प्रोपोर्शनल माइनस एक्स बच्चों नहीं आया तो हम कहेंगे कि वो जो फंक्शन है वो कभी भी एसएचएम को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक, इस पे आगे हम क्वेश्चन करेंगे। तो ये फंडामेंटल इक्वेशन जो है a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये आप इसको ये भी लिख सकते हैं a प्रोपोर्शनल माइनस एक्स। तो ये सिचुएशन, अगर ये कंडीशन अगर फुलफिल होती है किसी भी फंक्शन के द्वारा, तो वो फंक्शन जो है वो एसएचएम को रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक, अब आगे बात करते हैं बच्चों। देखो, ये जो डबल डेरिवेटिव इक्वेशन है ये तो बेसिकली हम एक्सेलरेशन पे पहुंचे हैं, ये तो हमने एक्सेलरेशन निकाला है। जबकि हम निकालना क्या चाह रहे थे? हम तो निकालना चाह रहे थे किसी टाइम t पर एसएचएम करते हुए पार्टिकल का पोजीशन फ्रॉम द मीन पोजीशन।
या डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो वो डिस्प्लेसमेंट तो हम निकाल नहीं पाए हैं, हम तो बेसिकली क्या निकाल पाए हैं, इसको सॉल्व करके हमने एक्सेलेरेशन निकाल लिया। तो देखो बच्चों, ये जो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, या जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सिंप्लीफाई किया जाता है मैथ्स का हेल्प लेके, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सिंप्लीफाई किया जाता है, तो सिंप्लीफाई करने के बाद, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सिंप्लीफाई किया जाता है, तो सिंप्लीफाई करने के बाद x की जो वैल्यू आती है वो आती है x इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी प्लस फाई, और इस x इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी प्लस फाई को ही क्या बोला जाता है, जर्नल इक्वेशन ऑफ SHM। ठीक, तो वो जो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन का एक तरह से बच्चों ये क्या है, सॉल्यूशन, उसको सॉल्व करने के बाद ये आता है। ठीक, यहां पर a क्या चीज है, एम्पलीट्यूड, x क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, ओमेगा क्या है, ओमेगा वही कांस्टेंट है जो अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे। ओमेगा बच्चों है अंडर रूट ऑफ k बाय m। ओमेगा का नाम क्या है बच्चों, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक, यहां पर अगर आप ढंग से देखें तो ये जो x है, ये बेसिकली जो इक्वेशन लिखी हुई है, इसको अगर आप ढंग से देखो तो इसमें a क्या चीज है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, ओमेगा क्या है, कांस्टेंट, फाई क्या है, फेज एंगल, जो कि एक कांस्टेंट एंगल ही होता है। तो यहां पर a भी कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है बच्चों, फाई भी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हो गया कि इस पूरी की पूरी इक्वेशन को अगर आप ढंग से देखें तो इस पूरी इक्वेशन में वेरिएबल t है, यानी हमें कह सकते हैं कि जो पार्टिकल का x है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन जो है x, वो x टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। यानी ये इक्वेशन बच्चों हमें क्या दे रही है, ये इक्वेशन जो है वो हमें बेसिकली क्या दे रही है, ये इक्वेशन हमें दे रही है किसी भी टाइम t पर पार्टिकल का x फ्रॉम द मीन पोजीशन, किसी भी टाइम t पे पार्टिकल का x कहां से बच्चों, मीन पोजीशन से। और इस इक्वेशन को ही हम क्या बोलेंगे, SHM करते हुए पार्टिकल की इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको अगर आप डिफरेंशिएट कर दें तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाले जा सकते हैं। ठीक, अच्छा, इस इक्वेशन को भी अगर आप ढंग से देखें तो यहां पर जो x है वो टाइम का फंक्शन है, क्योंकि वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। और इस इक्वेशन को बच्चों आप ढंग से देखो, a sin ओमेगा टी प्लस फाई, हम कह रहे हैं कि टाइम के साथ x बदल रहा है, यानी टाइम जब बदलेगा तो x की वैल्यू भी बदलेगी। मगर यदि आप इस इक्वेशन को ढंग से देखें तो यहां टाइम के साथ जो टर्म बदल रही है वो टर्म केवल ये है, यानी साइन के पीछे का जो ये पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल टाइम के साथ क्या होगा, बदलेगा, क्योंकि जैसे जैसे t बदलेगा तो ये पूरा का पूरा एंगल भी क्या होगा, बदलेगा। और जैसे जैसे ये पूरा एंगल बदलेगा तो साइन की वैल्यू भी बच्चों बदलेगी, और उसी के कारण से x की वैल्यू भी बदलेगी। तो वो जो पूरा एंगल है, उस पूरे एंगल को बच्चों हम क्या बोलते हैं, फेज। और ये एंगल ही बेसिकली डिसाइड करता है कि किसी टाइम t पर x का क्या वैल्यू होना चाहिए। क्यों, क्योंकि टाइम के साथ बदलता ही केवल यही है। तो इस पूरे एंगल का नाम है बच्चों क्या, फेज। फेज एंगल या फेज वो एंगल होता है जो किसी भी टाइम t पर आपको बताएगा कि पार्टिकल का x कितना है। ठीक, अच्छा, अगर हम इस पूरे के पूरे फेज एंगल में t को क्या रख दें बच्चों, 0। अगर हम यहां, ये तो किसी भी टाइम t पर आपको x बताएगा, अगर हम इसी में t का वैल्यू क्या रख दें, 0 रख दें, तो क्या ऐसा कहा जाए, t का वैल्यू अगर आप 0 रख दोगे तो ये पूरा एंगल सिर्फ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फाई में, क्योंकि ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी। तो t इक्वल्स टू 0 पर फेज की जो वैल्यू होती है बच्चों वो केवल क्या बच जाती है, फाई। और इस फाई को हम क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज। क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज। जैसे फेज हमें क्या देता है, किसी भी टाइम t पर x देता है, किसी भी टाइम t पर v दे सकता है, डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं। उसी तरह से फाई बच्चों हमें क्या देता है, फाई हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट x एंड v एट t इक्वल्स टू 0। यानी अगर आपको इनिशियल t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल कहां है, कौन से डायरेक्शन में वो जा रहा है, तो केवल फाई से मतलब होना चाहिए। और किसी टाइम t पे आपको डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी चाहिए तो फिर आपको पूरा का पूरा ओमेगा टी प्लस फाई, यानी कि फेज जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां पर बच्चों सिंपल सी डेफिनेशन है फेज के बारे में और इनिशियल फेज के बारे में। तो फेज जो है वो एक पैरामीटर है जो डिसाइड करेगा कि हम t इक्वल्स टू t पर, किसी भी जनरल t पर कहां हैं और किधर जा रहे हैं। आगे बात करते हैं बच्चों, देखो ये जो x है ये है डिस्प्लेसमेंट। ठीक, और इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो यहां से हम टाइम पीरियड ऑफ दिस SHM कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो टाइम पीरियड जो है बच्चों हमें ध्यान रखना है सीधा। टाइम पीरियड SHM का होता है t इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, जहां ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, सेकंड हो जाएगा। ठीक, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड की जस्ट उल्टी होती है, यानी 1/t लिख सकते हैं आप इसको। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी अगर हम लिखना चाहें, फ्रीक्वेंसी को हमने n से लिखा है तो n से लिखेंगे तो 1/t, या इसको आप चाहें तो यहां से लिख सकते हैं
ओमेगा अपॉन 2 पाई, यहां से आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ या 2 पाई एन, एन से हम लिख रहे हैं तो एन लिख देते हैं। तो बच्चों ये 2 पाई एन, ये हमारे पास एक तरह से रिलेशन आ गया, ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ये है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो यहां पर ऐसा यूनिट जो होगी फ्रीक्वेंसी की बच्चों क्या हो जाएगी 1/सेकंड, 1/सेकंड जिसको हम हर्ट्ज बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी में लिखा हुआ है द रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज एंगल ऑफ ए पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज डिफाइंड एज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज एंगल। अब ये फेज एंगल का रेट ऑफ चेंज क्या होता है इसको हम आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। ठीक, अच्छा भाई ओमेगा जो है इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी रेडियन पर सेकंड, और डायमेंशनल फार्मूला अगर आप निकालें तो हमें मालूम है कि रेडियन का तो कोई डायमेंशनल फार्मूला होता नहीं है, तो यहां से डायमेंशनल फार्मूला t⁻⁻1 लिखा जा सकता है। तो बच्चों अपन ने अभी पोजीशन एसएसएम करते हुए पार्टिकल का निकाला था, अब हम निकालना चाहते हैं उसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो यहां पर ये जो पोजीशन है ये किसका फंक्शन है बच्चों, टाइम का। तो हमने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dx/dt हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों v, और इसी को अगर आप एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन। तो अगर पोजीशन आपको पता है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी हम डिफरेंशिएट करके निकालेंगे। मगर बच्चों ये जो तीनों फंक्शन लिखे हुए हैं ये तीनों फंक्शन अगर आप ढंग से देखें तो ये तीनों ही फंक्शन किसके हैं, टाइम के। यानी अगर हमें t बराबर 2 सेकंड पे या 3 सेकंड पे फॉर एग्जांपल वेलोसिटी निकालना हो तो आप यहां पर सीधा t का वैल्यू पुट करें, आपको उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी मिल जाएगी। मगर मान लो कि हमसे किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी ना पूछकर किसी पोजीशन पर वेलोसिटी पूछा जाए, जैसे ऐसे पूछा जाए x इक्वल्स टू a/2 पर क्या बताओ वेलोसिटी क्या होगा, या a/√2 पर वेलोसिटी क्या होगा, या -a/2 पर वेलोसिटी क्या होगा, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमें v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम नहीं बल्कि v एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन निकालना होगा। तो अगर हम v एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन निकाले बच्चों तो स्पीड जो होती है पार्टिकल की किसी भी x पर उसको इस तरह से लिखा जा सकता है। अच्छा, इसे हमने यहीं से डेराइव किया है। ठीक, तो ये जो है ये है हमारे पास स्पीड, यहां पर ये प्लस माइनस को आप भूल जाएं, हमें यहां से सिर्फ क्या निकालना है मैग्नीट्यूड। तो स्पीड की वैल्यू आएगी, डायरेक्शन ये फॉर्मूला हमें कभी नहीं बताएगा, ये सिर्फ ये बताएगा कि किसी पर्टिकुलर x पर स्पीड कितना है। यानी मान लो हमसे पूछा जाए x इक्वल्स टू a/2 पर क्या स्पीड होगी, तो आपको यहां सीधा x की वैल्यू क्या पुट कर देना बच्चों a/2, यानी वो जो फंक्शन है वो है फंक्शन एट पर्टिकुलर पोजीशन और ये है फंक्शन एट पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट। अच्छा, ये जो v है इसी तरह से अगर हम a निकालना चाहें तो ये a जो है ये तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, यानी किसी भी x पर आप इससे क्या निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन। अब बच्चों पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जब कोई बॉडी ऑसिलेशन परफॉर्म करेगी, एसएचएम परफॉर्म करेगी, तो एक्सट्रीम पर उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 0। एक्सट्रीम पर, दोनों ही एक्सट्रीम पर उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी बच्चों 0, तभी तो वो मुड़ के वापस आएगी, टू एंड फ्रो परफॉर्म करेगी। और जब वो अपने मीन पोजीशन से क्रॉस कर रही होगी तब उसका स्पीड क्या होगा बच्चों मैक्सिमम, यानी जो स्पीड होता है वो मैक्सिमम होता है एट मीन और स्पीड 0 हो जाता है एट कॉर्नर्स। तो यहां इस फॉर्मूले से भी अपन देख सकते हैं कि अगर हम यहां x की वैल्यू 0 रख दें, यानी मीन पोजीशन की अगर हम बात करें तो मीन पोजीशन पर ये v क्या हो जाएगा बच्चों मैक्सिमम, और अगर आप यहां x की वैल्यू 0 रख दोगे तो x 0 यानी मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0। तो यहां से हमें 2 पॉइंट भी ध्यान रखना है, एट x इक्वल्स टू 0 और मीन पोजीशन स्पीड क्या हो जाती है बच्चों मैक्सिमम, और उस मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू आपको याद रखना है a ओमेगा होती है। ठीक, इसी तरह से मीन पोजीशन पर हम एक्सेलरेशन निकालें तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बच्चों 0। ठीक, जैसे जैसे यहां पर x की वैल्यू बढ़ती जाएगी यानी हमारा पार्टिकल मीन पोजीशन से दूर जाता जाएगा, जैसे जैसे यहां x की वैल्यू बढ़ती जाएगी बच्चों यहां पर v का वैल्यू क्या होता जाएगा कम। और अगर हम यहां x इक्वल्स टू प्लस a यानी वो वाला कॉर्नर या माइनस a मतलब ये वाला कॉर्नर पुट कर दें तो यहां अगर आप x बराबर प्लस माइनस a पुट करोगे यानी एक्सट्रीम पॉइंट पर अगर आप स्पीड निकालना चाहोगे तो यहां अगर हम x की जगह a पुट करेंगे बच्चों तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यानी कॉर्नर पे v कितना हो जाता है 0। तो यहां पर हमने दूसरा पॉइंट लिख रखा है एट एक्सट्रीम पोजीशन यानी x बराबर प्लस माइनस a स्पीड बच्चों कितनी हो जाती है 0 जो कि मिनिमम वैल्यू है, और एक्सेलरेशन कितना हो जाता है मैक्सिमम। एक्सेलरेशन मैक्सिमम क्यों हो जाता है, बिकॉज एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल होता है माइनस x के, तो जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा वैसे एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है a ओमेगा स्क्वायर और मैक्सिमम स्पीड होती है बच्चों a ओमेगा। इन दोनों ही फॉर्मूलों को हमें ध्यान रखना है जैसे हम आगे डायरेक्ट यूज करने वाले। ठीक, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अगर हम x की वैल्यू v की वैल्यू और a की वैल्यू को किसी टाइम t पर लिखें
तो x इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी, डिफरेंशिएट करेंगे तो v और डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास a आ जाएगा। अच्छा बच्चों, यहां इस फॉर्मूले में फाई नजर नहीं आ रहा है, इनिशियल फेज नजर नहीं आ रहा है, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने यहां फाई को क्या मान रखा है, 0। आप चाहें तो फाई ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन तीनों फॉर्मूलों को अगर आप ढंग से देखें तो ये लिखा हुआ है साइन में, ये वाला है कॉस में, तो बच्चों कॉस वाले फॉर्मूले को हमने ऐसे लिख दिया। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि अगर हम पोजीशन का फेज देखें तो वो है ओमेगा टी, और अगर हम वेलोसिटी का फेज देखें तो वो है ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अगर हम वेलोसिटी के फेज में से x के फेज को सब्ट्रैक्ट कर दें तो बच्चों यहां पर हमारे पास इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी जो है इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है बच्चों, पाई बाय 2। इसी तरह से अगर आप इसको देखें और इसको देखें तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है इनके बीच में ही बच्चों फेज डिफरेंस कितना आएगा, पाई बाय 2। और अगर हम सीधा x को कंपेयर कर दें a के साथ तो इन दोनों के बीच में पाई बाय 2 और इन दोनों के बीच में भी पाई बाय 2, तो इन दोनों के बीच में x और a के बीच में डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है बच्चों वो होता है पाई। ये एक बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है फेज डिफरेंस, तो हमें ध्यान रखना है x और v के बीच में पाई बाय 2, v और a के बीच में भी पाई बाय 2 और x और a के बीच में बच्चों फेज डिफरेंस होता है पाई। ठीक, अब इन तीनों इक्वेशंस, ये जो हमारे पास तीनों फंक्शन है, इन तीनों फंक्शन की हेल्प से हम जो है ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। कई क्वेश्चन बच्चों ऐसे आते हैं जिसमें हमें ग्राफ गिवन होता है और हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी ग्राफ के ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चन एसएचएम में बनते हैं। तो यहां पे अगर आप देखें तो अगर हम xt, vt और at ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो x का क्या फंक्शन था हमारे पास, x था बच्चों a sin ओमेगा t। सिंप्लीफिकेशन के लिए यहां फाई को क्या मान लिया हमने, 0। तो यहां अगर आप x का ग्राफ प्लॉट करना चाहें टाइम के साथ तो क्या ऐसा कहा जाए, ये स्टैंडर्ड साइन का ग्राफ आएगा। तो यहां पर xt जो ग्राफ होगा बच्चों वो सिंपल साइन का कर्व हमने बनाया हुआ है। ये साइन का कर्व जहां एक बार कंप्लीट हो जाता है वो टाइम इंस्टेंट ही क्या होगा, वन टाइम पीरियड, तो यहां हमने कैपिटल T लिखा हुआ है। इसके बाद क्या होने वाला बच्चों, इसके बाद होने वाला है क्या, रिपीटेशन। यही ग्राफ बार बार क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। क्यों होता रहेगा, क्योंकि ये पीरियडिक फंक्शन है। ठीक, तो ये हमारे पास xt ग्राफ आ गया बच्चों। अगर हम vt ग्राफ बनाएं तो vt ग्राफ जरा यहां से देखते हैं, v की जो इक्वेशन है इसको आप देखें, ये कॉस में लिखी हुई है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम v का t के साथ ग्राफ बनाएंगे बच्चों तो सिंपल कॉस का ग्राफ आ जाएगा। तो यहां पर v और t के बीच में जो ग्राफ है, v और t के बीच में जो ग्राफ है वो सिंपल बच्चों कॉस का ग्राफ है। हमें मालूम है कॉस का ग्राफ ऊपर से स्टार्ट करता है। ठीक, जहां पर ये एक बार पूरा कंप्लीट हो जाएगा वही टाइम हमारा क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा। अच्छा, यहां अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें तो अभी अभी हमने डेराइव किया था कि जो स्पीड होती है बच्चों उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, a ओमेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा ग्राफ है, इस ग्राफ का अगर हम ये पीक वैल्यू लें, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v अगर हम लें तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v यहां पर भी लिख सकते हैं। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v आएगा बच्चों ये कितना आ जाएगा, a ओमेगा या ओमेगा ए, कुछ भी आप बोलें इसको। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v अपने को ध्यान रखना है। इसी तरह से अगर हम v का नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो यहां पर क्या लिखा जा सकता है, माइनस a ओमेगा। इसी तरह से बच्चों अगर हम a का ग्राफ बनाएं किसके साथ, t के साथ, तो देखिए जरा a की इक्वेशन किसकी है, माइनस साइन, यानी a का जो t के साथ ग्राफ आएगा बच्चों वो सिंपल साइन वाला ग्राफ होगा, मगर यहां पर हमें माइनस को भी कंसीडर करना है। तो यहां अगर हम माइनस साइन का ग्राफ बनाएं तो ये बच्चों माइनस साइन का ग्राफ है, स्टैंडर्ड ग्राफ। इसमें भी अगर आप पीक वैल्यू देखें तो बिकॉज यहां पर क्या है, एक्सेलरेशन, और हमें मालूम है कि एसएचएम में एक्सेलरेशन का जो पीक वैल्यू होता है या जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो बच्चों कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर ए। इसी तरह से अगर हम यहां कोऑर्डिनेट मार्क करना चाहें बॉटम में तो यहां पर कोऑर्डिनेट आ जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक बच्चों, तो तीन ये ग्राफ है हमारे पास, x का t के साथ, v का t के साथ और a का t के साथ। अच्छा, यहां पर आप ये भी ध्यान रखें, ये ग्राफ जो हमने बनाए हैं बच्चों ये हमने इस इक्वेशन को बेस मानते हुए बनाए। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में x इक्वल्स टू दे रखा हो a cos ओमेगा t, तो इस केस में ये ग्राफ नहीं आएगा, मतलब हमें ये ग्राफ रटने नहीं है। ग्राफ हमेशा बनाए जाते हैं किसी मैथमेटिकल इक्वेशन के बेस पे। तो अगर ये इक्वेशन है तब तो ये ग्राफ है, मगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में हमें इस तरह की कोई इक्वेशन दे दे तो ये आप खुद भी समझ सकते हैं कि अगर हम यहां पर x का ग्राफ प्लॉट करेंगे बच्चों किसके साथ, t के साथ, तो अब की बार ग्राफ हमारा साइन का ना हो कि किसका बनना चाहिए, कॉस का। यानी इस केस में आपका ग्राफ जो होगा वो इस तरह का ग्राफ होगा, कॉस का ग्राफ होगा। ठीक है बच्चों, तो ये ग्राफ है हमारे x, v और a के ग्राफ t के साथ। आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट एक ग्राफ हमसे पूछा जाता है ax ग्राफ। हमें a का x के साथ ग्राफ प्लॉट करना है। बहुत ही सिंपल है, हमें मालूम है कि a बराबर एसएचएम में क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक,
यहां पर ये ओमेगा स्क्वायर क्या है बच्चों, कांस्टेंट, यानी अगर हम इसे कंपेयर करें तो ये लगभग इस तरह की इक्वेशन है, y बराबर mx, जहां c की वैल्यू कितनी है 0, जहां c की वैल्यू कितनी बच्चों 0, यानी मैंने a की जगह तो क्या मान लिया है y, और x की जगह क्या है बच्चों x ही है। ठीक, तो यहां पर ये ओमेगा स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप m विद ए माइनस साइन। इसका मतलब ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, ये इक्वेशन एक स्टैंडर्ड स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है बच्चों, जिस इक्वेशन का या जिस ग्राफ का, स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वो स्लोप होगा ओमेगा स्क्वायर के बराबर विद ए माइनस साइन। यानी ये इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जिसका स्लोप क्या होना चाहिए बच्चों, नेगेटिव। यानी अगर हम यहां ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ हमारे पास ये आ जाएगा, ओरिजिन से जाती हुई नेगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन। अच्छा, यहां पे भी अगर हम कोऑर्डिनेट्स को देखें तो बड़े आराम से आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा a का कोऑर्डिनेट है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा स्क्वायर a। इसी तरह से अगर आप x एक्सिस के ऊपर देखें तो बच्चों x एक्सिस पे हमारा पार्टिकल कहां से कहां तक जा सकता है, हमें मालूम है a से लेकर -a तक जा सकता है। इसका मतलब ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये बच्चों हमारा कितना हो जाएगा, -a, क्योंकि इसके इधर तो आ नहीं सकता है। और उस तरफ का जो फाइनल कोऑर्डिनेट है ये वाला, ये हो जाएगा हमारा +a, क्योंकि उसके उस तरफ नहीं जा सकता है। तो ये कोऑर्डिनेट्स भी बच्चों अपने को ध्यान रखने हैं, इन्हीं के बेसिस पे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जिस तरह से बच्चों यहां ax का ग्राफ है, उसी तरह से एक ग्राफ और है, वो है vx। हमें स्पीड और x के बीच में ग्राफ बनाना है, तो स्पीड और x के बीच में अगर ग्राफ बनाना है तो हमें यहां रिलेशन भी बच्चों किसके बीच में चाहिए होगा, v और x के बीच में। और v और x के बीच में क्या रिलेशन होता है वो अभी हमने डिराइव किया था। तो यहां अगर आप v और x के बीच में ग्राफ बनाना चाहते हैं तो हमने पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। देखो, दोनों तरफ इसको स्क्वायर किया है हमने, इस तरह से लिखा। उसके बाद ओमेगा स्क्वायर को नीचे ले आ गए तो वी स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो गया। फिर x स्क्वायर को बच्चों हमने इधर लिया है और a स्क्वायर को डिवाइड कर दिया है। तो जब आप x स्क्वायर को इधर लेंगे और होल इक्वेशन में a स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे तो उस तरफ तो 1 बच जाएगा और इस तरफ हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन को बच्चों ढंग से देखो, ये इक्वेशन बेसिक मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं। ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। किसकी इक्वेशन थी, याद करो, इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन थी इलिप्स की। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास आ रही है बच्चों, ये है इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम x का v के साथ ग्राफ बनाएं, यानी vx के बीच में ग्राफ बनाएं, तो वो ग्राफ हमेशा क्या आएगा, एक इलिप्स आएगा। तो यहां पर हमने ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। अच्छा, यहां पर 3 केस पॉसिबल है बच्चों। मान लो कि ओमेगा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो इस केस में a ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, a से ज्यादा। और जब आप यहां पर v वर्सेस x ग्राफ बनाएंगे तो हमें मालूम है v का जो टॉप कोऑर्डिनेट होगा, यानी v की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी बच्चों, a ओमेगा। और हम कह रहे हैं a ओमेगा की वैल्यू a से ज्यादा है, यहां पर a है। तो क्या ऐसा कहा जाए, अगर a ओमेगा की वैल्यू a से ज्यादा है तो उस केस में आपका जो इलिप्स होगा वो इस तरह का होगा, मतलब ये वर्टिकली थोड़ा सा बड़ा हुआ होगा। इसी तरह से अगर आप देखो तो ओमेगा अगर हम लेस देन 1 ले लें तो इस केस में a ओमेगा, मतलब ये वाला जो कोऑर्डिनेट है बच्चों हमारा, ये कोऑर्डिनेट इस a के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और ये कोऑर्डिनेट अगर छोटा हो जाएगा तो हमारा इलिप्स थोड़ा सा चपटा बनेगा इस तरह से। मगर इसमें एक केस ये भी पॉसिबल है बच्चों कि अगर हम ओमेगा बराबर 1 कर दें, तो ओमेगा अगर आप 1 के बराबर कर दोगे तो ओमेगा बराबर 1 करने पर तो क्या होगा कि ये वैल्यू जो होगी वो इस वैल्यू के बराबर हो जाएगी। और अगर ये दोनों वैल्यूज बराबर हो जाती हैं तो क्या ऐसा कहा जाए, a ओमेगा अगर a के बराबर हो जाता है बच्चों, तो इस केस में जो आपका ग्राफ बनेगा वो ग्राफ इलिप्स की जगह क्या बन जाएगा, सर्कल। यानी यहां पर ग्राफ सर्कल भी बन सकता है, कंडीशन है ओमेगा इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। मान लो पेपर में हमसे क्वेश्चन पूछा जाए, इन एसएचएम vx ग्राफ जो होता है उसकी शेप क्या होती है, तो जर्नल आंसर हमें इलिप्स देना है। क्यों, क्योंकि ये जो सर्कल है बच्चों, ये तो इलिप्स का ही क्या है, एक पर्टिकुलर केस है, जब ओमेगा क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो ये ग्राफ भी आपको ध्यान रखना है, v वर्सेस x।